नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज चर्चा करेंगे क्या नोएडा बनेगा 2027 का मुख्य द्वार। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक ऐसी लकीर खींच दी गई है जिसकी गूंज साल 2027 के विधानसभा चुनाव तक सुनाई देगी। आज जेवर की धरती से सिर्फ हवाई जहाजों ने उड़ान नहीं भरी बल्कि मिशन 2027 का भी शंखनाद हो गया। दरअसल जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी ने सपा पर जमकर निशाना साधा। अब कल दादरी में ही अखिलेश यादव की भी सभा है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के चुनाव के लिए सियासी दलों की रणभेरी बजनी शुरू हो गई। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। इसके बाद 29 मार्च को समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में अपनी रैली करेगी। इस रैली में खुद सपा चीफ और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल होंगे। अखिलेश यादव की भी रैली नोएडा में ही होगी। नोएडा से दादरी से सपा अपना चुनाव अभियान शुरू करेगी। यूं तो 28 मार्च यानी कि आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। आज का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन इसके मन से सियासी बातें भी कही गई जिनके अपने ही मतलब निकाले गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से अब तक की अपनी सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का तो जिक्र किया ही, लेकिन वो वर्ष 2002 से 2017 तक के सपा और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों पर भी खूब निशाना साधते नजर आए। इस दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने अपनी अक्षमता के चलते देश और प्रदेश दोनों को ही विकास के एक अवरोध में फंसा दिया। वर्ष 2002 से 17 तक उत्तर प्रदेश निरंतर इस अपमान को झेलता रहा और ऐसी जड़ता का शिकार बना। हालांकि इस दौरान सीएम ने अपनी सरकार के 9 साल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा, पिछले 12 वर्षों में देश में और पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार के तहत हुए तीव्र विकास के कारण हम उन बाधाओं को तोड़ते हुए दुनिया के सामने एक नई पहचान प्रस्तुत कर रहे हैं। ना सिर्फ सीएम बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जिस नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। मुझे याद है यहां की सपा सरकार थी। पीएम ने कहा कि मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो नहीं आए। मुझे भी डराने की कोशिश हुई कि अभी अभी प्रधानमंत्री बने हो, लेकिन मैंने कहा कि मैं इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। आज यही इलाका पूरी दुनिया का स्वागत करने को तैयार है। अब कल नोएडा में अखिलेश यादव की रैली ले, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आज अगर भाजपा ने जेवर से होकार भरी है तो कल इसी नोएडा के दादरी की जमीन से अखिलेश यादव अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने पूछ दिया, क्या मेरी फ्लाइट उतरने दोगे? इन सब के बीच सवाल कई उठते हैं। सवाल यह भी है कि क्या जेवर का विकास विपक्ष के पीटे फॉर्मूले पर भारी पड़ेगा? क्या 2027 की जंग अब दावे बनाम तंज के बीच में सिमट गई है? और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता दान बहादुर सिंह जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विवेक जी के साथ करते हैं। विवेक जी, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन सरकारी कार्यक्रम था या मिशन 2027 की पहली चुनावी रैली? हालांकि इस बीच अखिलेश यादव ने एक सवाल भी आप लोगों से पूछ दिया, क्या मेरी फ्लाइट उतरने दोगे? देखिए स्नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो कहीं भी जनता का आशीर्वाद पाके सरकार बनाने के बाद एक भी दिन विश्राम नहीं लेती जी। अगर आज हम जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर पा रहे हैं तो निस्संदेह इसके लिए हमने काम 4 साल 5 साल पहले शुरू किया होगा, तब यहाँ तक पहुँचे होंगे। किसानों की भूमि अधिग्रहण से लेकर के निर्माण से लेकर के और आज हम उसका औपचारिक उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित कर पा रहे हैं। हम काम करते हैं और हमारा काम बोलता है जी। उत्तर प्रदेश में 2017 में कुल 2 हवाई अड्डे क्रियाशील थे, जो 16 हो चुके हैं, जिसमें जेवर एयरपोर्ट के
चालू होने के बाद ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 21 हवाई अड्डे कुछ और अन्य दिनों में भी उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हो जाएंगे। कुल 21 हो जाएगी संख्या बढ़ के जी 16 से। तो निसंदेह ये उत्तर प्रदेश के विकास के पथ पे मजबूती से बढ़ने का संकेत है। और ये नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में हो रहा है और प्रदेश बढ़ रहा है। अब इसको आप 27 से जोड़े, हमारे काम से जोड़ के देखें। हमने काम किया तभी तो आज उद्घाटन की नौबत आ रही है। विपक्ष कहेगा साहब चुनाव से पहले इनका उद्घाटन कार्यक्रम शुरू हो जाता। हाँ भाई, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। हम लगातार मेहनत करते हैं तब जाकर के आउटपुट हो पाता है। कभी शिलान्यास किया होगा तभी तो आज हम उद्घाटन कर पा रहे हैं। अब रही बात अखिलेश जी के तंज की, जी उनकी रैली दादरी में है, तो उनका वो तंज नहीं है, उनके अंदर का डर है कि हमारा फ्लाइट उतरने दोगे कि नहीं उतरने दोगे। दादरी स्नेहा जी वही स्थान है जहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों की ज़मीन कौड़ियों के मूल मुलायम सिंह जी ने रिलायंस को दी थी। वो प्रोजेक्ट परवान नहीं चढ़ पाया, वहाँ किसानों का बहुत तगड़ा विरोध था। मैं वहाँ गया हूँ दादरी में, तो मुझे मालूम है। अब वो अपने अंडर का दर बता रहे हैं कि तंज कस रहे हैं। ये वहाँ की स्थिति से जो लोग वाकिफ़ हैं उनको खूब समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं वो, लेकिन वो अपनी खिसियाहट बता रहे हैं। जो बतौर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में कभी नोएडा इस डर से गए ना हों, एक भ्रम, एक अंधविश्वास के चलते, अब वो आज योगी आदित्यनाथ जी का देखा देखी अनुसरण करके वो भी जाना चाहते हैं। ठीक है, जाए, आपको शुभकामनाएं हैं। लेकिन अगर दादरी का कोई किसान आपको ढंग से याद कर ले तो फिर हमें दोष ना दीजिएगा। जी ठीक है। दान बहादुर जी, आज जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया है। पीएम ने कहा कि अखिलेश जी कुर्सी जाने के डर से नोएडा नहीं आते थे। अभी विवेक जी ने भी यही कहा। और क्या कल की दादरी रैली सिर्फ उस बात को नकारने के लिए की जा रही है अखिलेश यादव द्वारा? देखिए जी, समाजवादी पार्टी की जो दादरी में रैली होने जा रही है जी, ये पहले से ही प्रस्तावित रैली है। इसकी तैयारियां कई दिनों से चल रही हैं। जी, तो समाजवादी समानता भाईचारा रैली जो हमारी होने जा रही है पार्टी की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे, तमाम हमारी पार्टी के बड़े नेता संबोधित करेंगे। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जेवर में भाषण दिया है और उन्होंने बातें बहुत की हैं, लेकिन वो जुमलेबाजी से भी नहीं हट पाए। क्या प्रधानमंत्री जी को इस बात का इल्म नहीं, पता नहीं है कि यहाँ एयरपोर्ट और उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे पहले से ही अच्छे अच्छे मौजूद हैं, जहां जहाजें उतरा करती हैं, लड़ाकू विमान उतरा करते हैं। बात रैली की रही तो समाजवादी पार्टी ने जो नारा दिया है, जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, वो अपमानित हैं, जो समाजवादी पार्टी उनको अपने साथ जोड़ रही है। और इसी क्रम में यह रैली प्रस्तावित है जो 29 मार्च को होने जा रही है। ठीक है। अनिल जी, क्या लग रहा है 2027 के चुनाव का मुख्य द्वार अब जेवर एयरपोर्ट बन जाएगा क्या? क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए, जेवर एयरपोर्ट तो वो किसी आम आदमी की सुविधा के लिए अगर अकेले मान लिया जाए तो ठीक नहीं है। उद्योगपति को भी समृद्ध करना है और साथ में वहीं से चुनावी बिगुल भी फूंकना है। तो ये हर राजनीतिक पार्टी का काम है, वो उन्होंने प्रारंभ किया है। और उत्तर प्रदेश में अब यह वर्ष जो है चुनावी वर्ष के रूप में ही माना जाएगा और जाना जाएगा। अब चुनाव की बयार चल पड़ी है।
तो सभी राजनीतिक दल अपने लिए समर्थन जुटाने का काम जनता के बीच जाकर के करना प्रारंभ करेंगे। उसमें ये भी है, लेकिन समस्या हम इससे इतर सोच रहे हैं। जी इतर सोच रहे हैं समाज में, देश में आज किन परिस्थितियों से हमारा देश जूझ रहा है, हमको उसकी तरफ देखना है और उस पर हमारी सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, इस पर एक हम अपने पुराने साथी आपातकाल के बंदी वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव की एक कविता सुना रहे हैं। उत्तर मिल गया। आज से पहले सोचता था कैसे रहे होंगे वे विद्वान जो महाभारत में उस पक्ष में रहे जिसे जुटाने वाला दुर्योधन था और अंजाम तक पहुंचाने वाला दुशासन था। आज एक ऐसे सूरमा के पक्ष में कुछ विद्वानों का मत पढ़ा जिसका पराक्रम रावण की तरह केवल अपहरण तक सीमित नहीं है, जिसके सत्कर्मों के सामने महाभारत का चीरहरण तिनके की तरह है, जिसके मामूली योद्धा भी दुशासन से कोसों आगे हैं। आभार सोशल मीडिया इस सूरमा के पक्ष में कुछ विद्वानों का मत पढ़कर मुझे कैसे होंगे ये उत्तर मिल गया, ये उत्तर मिल गया। तो ये भाई धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव जी ने वर्तमान परिस्थितियों में जो चल रहा है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया है। हमारी मूलभूत समस्या क्या है, क्या उस पर हमारी सरकारें काम कर रही हैं? हम भी इसी देश के वासी हैं, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। हमारा मानना है कि सरकारों को अपनी जनता के हितों के प्रति सोचना ही होगा। अब नहीं सोचेगा जो आगे समर्थन मांगेगा उसके लिए जनता क्या जवाब देगी, जनता तय करेगी। प्रजातंत्र में जनता ही मालिक होती है, ऐसा मेरा मानना है। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जुड़ चुके हैं। विजय जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, क्या जेवर का विकास विपक्ष के फॉर्मूले पर भारी पड़ जाएगा? दूसरी तरफ आखिरकार क्यों अखिलेश यादव को वाकई क्या डर है कि उनके जाने के बाद स्थितियां और देखने को मिलेंगी? क्यों वो पूछ रहे हैं कि मेरे प्लेन को वहां उतरने दिया जाएगा या नहीं? क्या कह रहा है आपका विश्लेषण? जी नहीं, अखिलेश जी का प्लेन उतरेगा वहां पे। किसने कहा कि अखिलेश जी का प्लेन नहीं उतरने दिया जाएगा? क्या किसी ने आधिकारिक तौर पे ये बात कही है क्या? लेकिन डर तो वो खुद रहे ना, पूछ रहे हैं क्या मेरी फ्लाइट उतरने दोगे? नहीं, वो तंज कर रहे हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, तंज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें तंज करने दीजिए, ये उनका अधिकार भी है। बिल्कुल। अपोजिशन के सबसे बड़ी लोकसभा की पार्टी के नेता हैं वो जी, और जो है अगर वो ये बात तंज के रूप में पूछ रहे हैं तो तंज करने का पूरा अधिकार है उनको अपोजिशन लीडर के रूप में। बिल्कुल। तो खैर, आपके बात को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, जेवर एयरपोर्ट जो है वो एक मॉडल है, एक डेवलपमेंट का मॉडल है और एक नए उत्तर प्रदेश का मॉडल है। इसमें अगर आप उस नजरिए से देखते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाना है, आपको उत्तर प्रदेश को एक अच्छे विकसित औद्योगिक राज्य के रूप में देखना है, तो आपको जेवर तरीके और भी एयरपोर्ट बनाने होंगे। जेवर एयरपोर्ट बेसिकली एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक ग्रीन एयरपोर्ट है और आपके उत्तर प्रदेश के एक बड़े औद्योगिक कॉरिडोर के डेवलपमेंट का एक बहुत एक बेस रखता है, एक पृष्ठभूमि रखता है, जो कि आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में आपको बहुत बृहद तौर पर नजर आएगी। नोएडा का विकास जो है, अभी उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक अगर कहीं से रेवेन्यू आता है, राजस्व आता है, तो वो नोएडा से आता है। हर राज्य के विकास के लिए रेवेन्यू की आवश्यकता होती है और अगर कहीं से राजस्व आता है तो निश्चित तौर पे वो आपकी ग्रोथ के लिए एक रूट होता है, एक मूल आवश्यकता होती है और वो मूल आवश्यकता अगर जेवर आगे आने वाले भविष्य में पूरा करता है। देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट के बाद में इंटरनेशनल लेवल का कोई भी एयरपोर्ट एनसीआर में नहीं था और ये दूसरा एयरपोर्ट ऐसा है तो दिल्ली के बाद में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जिसमें कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ओपनिंग होगी और वहां से ये भी कहा जा रहा है कि कार्गो का एक बहुत बड़ा काम होगा। कार्गो का काम होने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक अच्छा खासा ओपनिंग मिलेगी, वहां से औद्योगिक विकास की धारा बहेगी
और चूंकि हमारे पास में अब मेरठ तक, दिल्ली से लेके मेरठ तक एक कॉरिडोर, रेल एयर फ्रेट का कॉरिडोर भी डेवलप हो चुका है। तो आप इस बात को भी समझ के चलिए कि आपके पास में रेल की भी एक बहुत फास्ट सुविधा उपलब्ध है, जो कि मेरठ तक के लिए ओपन करता है इस डेवलपमेंट के रास्ते को। दूसरी बात है कि चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना एक टारगेट लिया है, वो टारगेट यह है कि वो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी डेवलप करना चाहते हैं। वो राजनीतिक केवल सपना नहीं है। अगर 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कोई भी सरकार इस देश राज्य में आती है और डेवलप करती है, तो ये जो हमारी 25 करोड़ की जनता है, उसके लिए अलग अलग एरिया में हम अच्छा डेवलपमेंट प्लान कर सकते हैं। हमारे पास रेवेन्यू होगा और आने वाले समय में जो हमारे राज्य की पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ेगी। तो मेरा ये बड़ा सीधा सा मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास हो और आपके यहाँ के निचले तबके के लोगों को खासतौर पे रोजगार का ऑप्शन मिले, रोजगार के साथ ही उनके पास उद्योगों का भी छोटा ऑप्शन अवेलेबल हो, जिससे कि अपने छोटे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ा सके, तो आपको इस प्रकार की इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की और भी आवश्यकता होगी। निश्चित तौर पे बनारस जैसे क्षेत्र में जहां की प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो हम आगे इस बात की भी संभावनाओं पे जरूर उत्तर प्रदेश को सोचना चाहिए कि बनारस में भी इस प्रकार के और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आए, जिससे हमारे पास इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, हमारे पास इंटरनेशनल रेवेन्यू हो, हमारे पास इंटरनेशनल रेवेन्यू का सरप्लस हो। तो मेरा एक सोचना यह है कि इस प्रकार की ओपनिंग्स बहुत आवश्यक है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। जी अच्छा विजय जी, जिस तरीके से आज एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान खूब सियासी बयानबाजी हो रही है, ऐसे में पीएम मोदी ने उद्घाटन समारोह में ही कह दिया कि अखिलेश यादव कुर्सी जाने के डर से अभी तक आते नहीं थे नोएडा, और अब कल दादरी में रैली होने जा रही है अखिलेश यादव की। तो कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव इन सवालों के जवाब के तर्ज में ये रैली कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, देखिए ऐसा है, एक परसेप्शन रहा है नोएडा के बारे में, ये हम सब जानते हैं मीडिया में होने के नाते, कि माना ही जाता था कि भाई जो भी चुनाव हुआ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अगर आता है नोएडा, तो उसको दोबारा जो है इस बात का डर होता है कि मेरी कुर्सी न चली जाए। और ये परसेप्शन बहुत जबरदस्त तरीके से राजनीतिक हलकों में चलता रहा है जी। तो जब ये परसेप्शन माना गया तो ये बहुत हुआ है। पिछली सरकारों के प्रमुख जो हैं नोएडा जाने से कतराते रहते थे। तो ये जो बात आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही है, ये बात सही है कि इसके पहले के जो भी हमारे मुख्यमंत्री खासतौर पे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, उनको तो बहुत डर लगता था कि भाई कहीं नोएडा चले गए तो कुर्सी न चले जाए, क्योंकि भाई यहाँ बहुत सारे दांवपेच पार्टी के भीतर भी चलते रहते हैं। तो वो उनकी सोच में निश्चित तौर पे ये भी होता था कि भाई एक अपशकुन जो है कहीं नोएडा साबित ना हो जाए, तो कुर्सी जो है। लेकिन अब अखिलेश यादव जा रहे हैं और दादरी में ही रैली कर रहे हैं। अरे तो अब तो परसेप्शन खत्म हो गया ना। ठीक है, अब कहाँ का परसेप्शन रह गया? अब तो योगी जी ने जाके उसको खत्म कर दिया और प्रधानमंत्री ने भी वहां जाके खत्म कर दिया। अब तो राजनेताओं के लिए रास्ता खुल गया कि भाई जाइए, झंडा गाड़िए अपना, और दादरी में नहीं नोएडा में रैली करिए, दिल्ली में करिए, कौन रोकता है आपको? तो देखिए ये चुनाव की तैयारी है और निश्चित तौर पे वो परसेप्शन जो है जिसने भी तोड़ा उसको बहुत बहुत धन्यवाद। इस परसेप्शन को तोड़ना बहुत जरूरी था। नोएडा हमारा एक बहुत अच्छा औद्योगिक केंद्र है और हम भविष्य में, देखिए मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बात कह दूं, नोएडा का जो अवधारणा है, जो विकास था, उसको कांग्रेस सरकार के रिज्यूम में रखा गया, उसकी पृष्ठभूमि तभी रखी गई थी और वो धीरे धीरे डेवलप होते हुए उसने हमको उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक रेवेन्यू देना चालू किया, जिससे कि हमारा ग्रोथ इंजन बेहतर चल सके। तो आज नोएडा और गाजियाबाद और ये सारी जो बेल्ट है, इसको एक विकसित कॉरिडोर बनाने की जरूरत है, औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता है। ये मैं बहुत बार कई चैनल्स पे कह चुका हूं इस बात को, आपके चैनल पे भी इस बात को रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास में वहां पर हर मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध है। वो चूंकि इंटरनेशनल पॉइंट है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, इसलिए जरूरी ये है कि उसका एक बहुत बेहतरीन तरीके से विकास किया जाए, एक बहुत अच्छा औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाए, चाहे कोई भी सरकार इस प्रदेश में रहे, और इस प्रदेश की जनता के लिए वो आप सरप्लस रेवेन्यू देगा, उसके अलावा हमारे जीडीपी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है। एक और इसमें बात है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर उद्योगों का विकास हो और आपके लिए इंटरनेशनल ओपनिंग्स मिले, तो ये जरूरी है कि इस प्रकार की चीजों का विकास किया जाए, एक कॉन्सेप्ट डेवलप की जाए
और मैं मान के चल रहा हूं कि इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के लिए आगे जरूर काम होगा। जी विवेक जी, जी स्नेहा जी, इस तरह के और कॉन्सेप्ट लाने की आवश्यकता है अगर आप उत्तर प्रदेश का वाकई विकास चाह रहे हैं। दूसरा सवाल ये है, आप लोग आज जब जनता को जेवर एयरपोर्ट की सौगात दिए, उद्घाटन किए, तो आप कह रहे हैं 2002 से 17 तक बड़ा अपमानित हुआ उत्तर प्रदेश। लेकिन क्या 9 साल बाद भी वही पुरानी बात, वही पुराने मुद्दे उठाने उचित हैं? दूसरी तरफ आज एक पोस्टर लेकर के समाजवादी पार्टी आती है और कहती है कि अजय बिष्ट के जंगल राज को कोई नहीं भूलेगा। 2017 से 2026 9 साल बेहाल। देखिए पोस्टर लाना उनका अधिकार है, जी क्योंकि वो इस दौरान बेहाल है। गुंडागर्दी पे लगाम है, बलात्कारी जेल में हैं, संगठित अपराधी गिरोह नस्तनाबूद हो चुके हैं, अब कुत्तों से हाथ मिलाने के मौके मिल नहीं रहे माफियाओं के, तो बेहाल होना लाजमी है। तो उनका ये पोस्टर भी उनकी पीड़ा को दर्शाता है। मैं उनके इस पोस्टर को कहीं से गलत नहीं ठहराता। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, जी ये तो सत्य है कि उत्तर प्रदेश ने जो 2002 से 2017 तक देखा है, झेला है, जी किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसकी चर्चा इसलिए होती है कि कमोबेश राजनीति में कुछ चेहरे बदल गए, विपक्ष में कुछ वही है, और जो बदले भी हैं उनकी पार्टियां तो वही है, उनके लोग वही हैं। ऐसे में जब वो नया रंग रोगन लगा करके जनता को फिर छलने के लिए निकलते हैं, तो जनता को बताना, सावधान करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इन्हीं लोगों के शासन काल में नोएडा ने निठारी कांड भी देखा है, जी इन्हीं लोगों के शासन काल में मथुरा ने जवाहर बाग हत्याकांड भी देखा है, मुजफ्फरनगर का दंगा भी देखा है, बहन जी का भ्रष्टाचार भी देखा है, मनोज गुप्ता की हत्या, तमाम सीएमओ की हत्या भी देखी है। तो कोई कर्म ऐसा नहीं रहा जो उत्तर प्रदेश ने इस दौरान देख ना लिया हो। जी बहन बेटियों के बलात्कार से लेकर मुख्यमंत्री आवास के बगल बलात्कार से लेकर के थानों में बेटियों की लाशें लटकती पाई गई हैं बलात्कार के बाद। कोई दृश्य बचा हो तो बता दीजिए। अब अगर योगी आदित्यनाथ जी ने नोएडा जा करके विजय जी जैसा भी कह रहे थे, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने स्पष्ट बताया और हमारे मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने बधाई दिया। जी उन्होंने इस मिथक को तोड़ा और आज उनके पीछे सब लोग नोएडा जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। एक संत, एक महंत, एक पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे, उन्होंने सारे अंधविश्वासों को, सारे भ्रमों को तोड़ा। और जैसा कि नोएडा सबसे ज़्यादा राजस्व उत्तर प्रदेश के खजाने में देने वाला जिला था, है और आगे भी रहेगा, जी और वहाँ मुख्यमंत्री ना जाए, अधिकारी बैठ करके केवल वहाँ लूट खसोट करें, ये भ्रम अधिकारियों का पैदा किया हुआ था, मुख्यमंत्रियों की अज्ञानता के चलते कि आप हुजूर बताइएगा, नहीं सत्ता चली जाएगी, दोबारा आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अधिकारी चाहते थे कि यहाँ सीएम आए ना, और यहाँ बैठ के केवल मलाई खाते रहें, और उस मिथक को तोड़ने वाले योगी आदित्यनाथ जी। टूटा मिथक। आज सरकार लगातार नोएडा जा रही है, आ रही है, वहाँ काम बढ़ रहा है, जी और अब अधिकारियों के भ्रष्टाचार पे भी लगाम लग रही है। लेकिन विपक्ष कहता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो आपकी सरकार में हो रहा है मौजूदा हालात में। भाई तो अगर कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो पकड़े भी जा रहे हैं। कोई हमारा सरकार अच्छा, का एक बड़ा बयान चर्चाओं में रहता है अखिलेश यादव का कि छोटी मछली पे कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। तो बताएं, जिस पे कहते बड़ी मछली पर कार्रवाई करते, आप सबूत तो ला के दीजिए। गाल बजाने से विषय नहीं होते स्नेहा जी। जी आप हमारे किसी व्यक्ति, मंत्री, किसी सत्ता के किसी प्रतिष्ठान को आप चिन्हित तो करिए, उसका भ्रष्टाचार उजागर तो करिए। मैं तो चुनौती देके कहता हूँ, कौन रोकता है आपको? हम लोग भी विपक्ष में थे, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे 2G घोटाला हो, हम लोगों ने तमाम घोटालों की परतें खोली। उसमें रूंगटा से लेकर के तत्काल कोयला सचिव तक जेल गए, सजा हुई। आप भी लाइए, खोलिए, कौन रोकता है आपको? हम तो नहीं कहते कि आप अधिकारियों को भ्रष्टाचार पर्दा डालिए। ठीक है, आप किसी का भी भ्रष्टाचार आपके संज्ञान में आता है। जब हम लोग लिखने पढ़ने तो नहीं चूक रहे हैं,
सरकार को कर्मचारी भ्रष्टाचार के बारे में, तो आपको ऊपर क्या पाबंदी है भाई? ठीक है, आप तो खुलेआम विवेक जी, एक और बताइए सवाल है जी। जेवर एयरपोर्ट का इस्तेमाल आप लोग अपने चुनाव के लिए कर रहे हैं, उद्घाटन समारोह ही इसीलिए आयोजित किया आप लोगों ने। वाह भाई वाह, उत्तर प्रदेश में 5वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चालू हो रहा है, जी दिल्ली से सटा हुआ है। अब जो फ्लाइटें दिल्ली में जो एक सफोकेशन रहता था, कह लीजिए कि रूट भरे रहते थे, अब दिल्ली भी इसका लाभ पाएगी, पूरा उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होगा। इतना ऐतिहासिक काम, आप तो 2 हवाई अड्डा दिए, आपके समय था पूरे उत्तर प्रदेश में, जी आज 21 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे हैं, 16 तो चालू है। ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या, और ये 5वां नोएडा में जेवर आज चालू हो गया। हाँ, आप चाहते हैं इसका उद्घाटन भी ना करें? क्यों ना करें भाई, ये हमारी उपलब्धि है, गाजे बाजे के साथ, ढोल ताशे के साथ करेंगे, हमने किया। आप चाहते हम अपना काम जनता को बताएं भी ना, भाई आपने तो कुछ किया नहीं, हो सकता है आपके कुछ काम ऐसे थे जो जनता को बताने लायक थे नहीं, जी उसमें बलात्कार, माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाना, मुख्यमंत्री आवास के बगल में रेप, IPS PPS की हत्या, उनके हत्यारों को टिकट, उनकी पत्नी को नौकरी, ये तमाम ऐसे कार्य थे। आप न बताएं, आपके कर्म ऐसे नहीं थे, हमारे तो कर्म है बताने लायक, ठीक हम है, बता रहे हैं। जवाब लेते हैं दान बहादुर जी। जी 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 बड़े गंभीर आरोप हैं देखिए, आप लोगों पे। क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे। जी रही बात माफियाओं से हाथ मिलाने की, तो इतिहास में ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना मुकदमा खुद वापस लिया है। माफिया कौन? दूसरी बात, एनसीआरबी के आंकड़े, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनकी, स्टेट गवर्नमेंट भी इनकी है, एनसीआरबी भी इन्हीं की है। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि अपराध कितना बढ़ा है और किसके शासन काल में बढ़ा है। तीसरी बात, जेवर में रैली करने की, तो देखिए माननीय अखिलेश यादव जी को सत्ता आए इसकी परवाह कम है, जी परवाह उन किसानों की है जो लगभग 1.5 साल तक लगातार अपनी उचित मांगों को लेकर के संघर्ष करते रहे, लगभग 700 किसान शहीद हुए हैं। पीड़ा उनकी है, उनकी पीड़ा को बांटने आ रहे हैं, कुछ आश्वासन देंगे, उनको मजबूती प्रदान करेंगे। समाजवादी पार्टी का नारा ही है पीडीए, पीड़ित, दुखी, अपमानित, ऐसे सभी लोगों को एकजुट करने आ रहे हैं। और एकजुट करके ये छद्मवेशी जो राजनीति हो रही है, जुमलेबाजी जो राजनीति हो रही है, मूल मुद्दों से देश और प्रदेश को भटकाया जा रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल के दाम है, गैस के दाम है, तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं। खाद की बोरी में वजन कम किया जा रहा है, अब तो गैस में वजन कम किया जा रहा है। इन मुद्दों से भटकाने का जो उपक्रम सरकार कर रही है केंद्र और प्रदेश की, उससे लोगों को जागरूक करने के लिए ये दादरी की रैली माननीय अखिलेश यादव जी आयोजित कर रहे हैं। अभी एक सवाल पूछा है विवेक जी ने, विवेक जी ने एक सवाल पूछा है कि आप कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन, पूछ रहे हैं दादरी में किसानों का आंदोलन इधर कुछ सालों में हुआ क्या? पश्चिमी यूपी के सारे किसान जी आंदोलित रहे, और ये विवेक जी को नहीं आभास है क्या? आखिर ये किसान बेल्ट रहा और वहां के किसान प्रभावित हुए, 700 किसान शहीद हुए, तो ये कम बात है क्या? अरे सरकार की नींद नहीं खुली, बात अलग है, उन्होंने अपना वापस ले लिया है कुछ दिनों के लिए, अभी खत्म नहीं किया है, उन्होंने वापस लिया है। ये भी भ्रामक है एक तरह का कि कब मौका पाएंगे, कब लागू करेंगे। तो किसानों को जागरूक करना समाजवादी पार्टी का काम है। समाजवादी पार्टी हर पीड़ित, दुखी और अपमानित लोगों के साथ खड़ी है। उसका नारा पीडीए का है और पीडीए के नारे के साथ वो मजबूती प्रदान करने माननीय अखिलेश यादव जी दादरी में आ रहे हैं। ठीक है विजय दुबे जी, 2002 से 2017 के नकारेपन की बात कर रही है योगी सरकार। सीएम योगी और पीएम मोदी आज खुद जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान
इन बातों को कहते हुए नजर आए। दूसरी तरफ एक पोस्टर आज खूब वायरल हो रहा है, राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगा है, जहां सीएम योगी का नाम न इस्तेमाल करके बल्कि अजय बिष्ट लिखा गया और लिखा गया 2017 से 2026 9 साल बेहाल और जंगल राज का जवाब। ये हो क्या रहा है, क्या कहता है आपका विश्लेषण? नहीं, देखिए ऐसा है कि राजनीतिक दल जो है अपने हिसाब से अपने अपोजिशन को डिफाइन करता है, और जो है समाजवादी पार्टी अपनी बात रख रही है। भाई समाजवादी पार्टी को लगता है कि जंगल राज अगर योगी सरकार के शासन में बना हुआ है तो वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या लगता है ये बड़ा सवाल है। लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पार्टी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और वो अपनी बात रख रहे हैं। सवाल ये है कि जो आपके यहाँ पर औद्योगिक विकास हो रहा है, औद्योगिक निवेश जो आ रहा है, वो आखिर कितना है और क्या है। पिछले 9 सालों के अंदर में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या रही है और उसको लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए 9 साल की बात अगर करते हैं तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा बनी है। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा चुन के मुख्यमंत्री बनाया है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर भाई लोगों ने एक मुख्यमंत्री को दोबारा अगर चुना है तो वो क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, क्योंकि वो चुनते नहीं। अगर उनके 9 साल का टोटल आप बात कह रहे हैं तो 5 साल में रिपीट क्यों करती उत्तर प्रदेश की जनता उनको, ये बात एक बड़ी महत्वपूर्ण है। और अगर उनका पिछले 5 साल का कार्यकाल, पहला कार्यकाल, उसमें अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होता, लोगों को इस बात का विश्वास नहीं होता कि भाई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है, हमने 5 साल का अवसर दिया है इनको और हम दोबारा अवसर देंगे तो क्या हमारे राज्य का विकास होगा और क्या बेहतर कानून व्यवस्था होगी। भाई अगर कोई सरकार रिपीट होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ ठोस कारण होते हैं, और अगर वो ठोस कारण समाजवादी पार्टी अगर नहीं देखना चाहती है तो अलग बात है। लेकिन मैं आपकी बात से एक दूसरा पक्ष पे बात कर रहा हूं। देखिए एक राजनीतिक पहलू होता है, और अगर समाजवादी पार्टी अपना पक्ष कुछ रखना चाहती है तो उसे जनता के सामने लाना चाहिए। वो जरूर, चूंकि अपोजिशन की पार्टी है इसलिए उसका पूरा अधिकार है कि लोकतंत्र में अपनी बात को, उनका जो भी नजरिया है उसको सामने लेके आए और उसको रखें और लोगों के बीच में जाएं इसको लेकर के, जिससे कि लोग इसको जस्टिफाई करें कि भाई आखिरकार समाजवादी पार्टी जो कह रही है क्या वो सही है, या जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का रिपीटिशन है, या वो जब अपना जेवर एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री के साथ अपीयर हो रहे हैं और अपनी बात को कह रहे हैं कि भाई हम एक विकसित एयरपोर्ट आपको दे रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट है, यहाँ कार्गो डेवलपमेंट होगा, तो क्या लोग क्या उस पर बात करते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि कल जो है दादरी में जो रैली होगी उसमें भाई अखिलेश जी अपनी बात रखेंगे, तो अखिलेश जी को निश्चित तौर पे इन सब चीजों को एक लंबे अपने सोच के तहत एक राजनीतिक विस्तार को देना चाहिए और उन्होंने अपनी बात को रखना चाहिए कि भाई अभी तो यहाँ जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कल ही हुआ है, तो आखिरकार लोग क्या सोचते हैं, वहां के नोएडा के बारे में लोग क्या सोचते हैं, नोएडा के लोग क्या कहते हैं। और अखिलेश जी देखिए एक टेक्नोक्रेट है, मैं एक बात और आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, और वो एक राजनीतिक विरासत को लेके आते हैं जो कि समाजवादी विरासत है, और मुलायम सिंह जी की शख्सियत है पीछे उनके लगी हुई है, वो उनके बेटे भी हैं और उनके विरासत को आगे ले जाने वाले भी हैं। तो अखिलेश यादव जी को इसकी जब उनका एक टर्म रहा है तो उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजिकली नई परिकल्पनाओं को दिया था इस प्रदेश को विकास के लिए, उसके ग्राउंड लेवल रखा था। एक्सप्रेस वे पहला उन्हीं का दिया हुआ है जो कि दिल्ली आगरा को कनेक्ट करता है, आगरा एक्सप्रेस वे जिसको हम लोग कहते हैं। तो मैं अखिलेश यादव जी की बातों को बहुत गंभीरता से लेता हूं, और अगर उन्होंने बात कही है तो उन्हें निश्चित तौर पे इसको विस्तार के साथ बताना होगा। अच्छा विजय जी, अभी आपने कहा कि अखिलेश यादव की बातों को आप बड़ी गंभीरता से लेते हैं, तो अभी उन्होंने एक पोस्ट एक्स पे पोस्ट किया और लिखा कि हमारे प्रदेश में मेहमान बनकर आए, हम उनको मेहमान मानकर ही सम्मान सहित विदा करेंगे। जाने वालों की बात का बुरा नहीं माना जाता है, जब हार दिखने लगती है तो इंसान को ना अपने पद का मान रहता है और ना ही अपने कथन पर नियंत्रित रहता है। हालांकि उन्होंने ये बातें उस बात पे कही जब पीएम मोदी ने कहा कि सपा ने नोएडा को लूट का एटीएम बनाया था। तो इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाएं, क्योंकि 2027 में चुनाव है। हाँ, निश्चित तौर पे 2027 में चुनाव है, और जो बात आप कह रहे हैं
देखिए, राजनीतिक तंज करना एक अलग मुद्दा है, और चीजों को देखिए, 27 की तैयारी है। मैंने, चूंकि आपने इस बात को छेड़ा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं क्लियर कि 2027 के लिए हर पार्टी अब कमर कस रही है, हर राजनीतिक दल अब मुद्दे खोज रहा है। और आज जेवर एयरपोर्ट का पहले चरण का जो उद्घाटन हुआ है, जेवर एयरपोर्ट 30,000 करोड़ की परियोजना है, कोई छोटी परियोजना नहीं है। तो जेवर एयरपोर्ट का ये पहला चरण है, 11,000 करोड़ का जो लगा है, और अभी इसके अन्य चरण आगे आने वाले हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई 27 जो है, आप 26, हम अभी 26 का एक क्वार्टर पहला हम कंप्लीट कर रहे हैं मार्च के इसमें। तो सरकार जो है अपने, अभी सरकार के पास में 9 महीने आने वाले जो हैं, साल पूरा होगा तब 27 में एंट्री होगी। लेकिन उसके पहले हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी करेगा। निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ की सरकार भी इस बात की तैयारी करेगी, क्योंकि उनको जनता को जवाब देना होगा। तो ये जो आप एक उद्घाटन और लोकार्पण आज देख रहे हैं, वो उसी का हिस्सा है। वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे एक राजनीतिक दल होने के नाते अखिलेश यादव जी भी जो है एक परिपक्व राजनेता के रूप में अपनी बात रख रहे हैं, और लोगों के बीच अपनी बात को लेके जा रहे हैं। जहां तक बात बाहरी होने की है, तो बाहरी देखिए, एक और मजेदार बात है। ऐसा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा ही उत्तराखंड रहा है आज तक। कब बना उत्तराखंड? तो आप जिसको बाहरी कह रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। वो बाहरी कहां से हैं? बाहरी कहने के लिए, और दूसरी बात और मजेदार है, अखिलेश यादव जी की ससुराल उत्तराखंड में है। वो किस बाहरी को अपने घर में रखे हुए हैं, हमें ये भी बताना होगा ना फिर तो। बिल्कुल। तो ये जो मजेदार पहलू हैं, ये राजनीतिक ज्यादा है, व्यक्तिगत कम है। और बेहतर है कि कुछ और मुद्दे अभी खोदे जाएं, कहां गड़े हुए हैं, और राजनीतिक तौर पे उसको 27 में इस्तेमाल किया जाए। ढेर सारी शुभकामनाएं अखिलेश जी को इसके लिए कि वो भी एक बाहरी रखे हुए हैं, और एक बाहरी व्यक्ति को वो बता रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है अनिल जी, एक तरफ उद्घाटन किया जाता है, विकास की सौगात बताई जाती है, और जनता को कहा जाता है कि ये आपका ही है सब कुछ। दूसरी तरफ जंगल राज, नकारापन, अपमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और 2017 का चुनाव जीतने से पहले इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी ने किया था समाजवादी पार्टी के लिए। और आज समाजवादी पार्टी सीएम योगी के 9 साल बेहाल ना लिख के अजय बिष्ट लिख रही है, और कह रही है कि 17 से 26 तक 9 साल बेहाल, जंगल राज है, जवाब मांग रही है जनता। क्या कहता है आपका विश्लेषण? असल में देखिए, एक चीज तो आप मानिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी पर कोई चीज कहने के पहले उस पर रिसर्च करती है जी। समाजवादी पार्टी में इसका अभाव है। समाजवादी पार्टी अगर रिसर्च करके, अपने रिसर्चरों से पूछ करके कोई आरोप लगावे, तो वो जरा सा दमदारी के साथ प्रस्तुत हो और दमदारी के साथ महसूस हो। अभी विजय जी ने बताया, उन्होंने एक लाइन जो है जो बताई कि ये नोएडा का जो विकास है, इसकी नींव कांग्रेस ने रखी थी। बिल्कुल। तो इनका तो 2017 के पहले का तो खत्म हो गया मामला। इसी को उठाना चाहिए उनको कि इसकी नींव किसने रखी। वहाँ मायावती जी ने भी काम किया। तो ये विकास का, डेवलपमेंट का जो मॉडल है, ये तो सतत है, ये तो चलता रहता है। कोई आदमी अपने विकास को जोरदारी के साथ जनता के समक्ष प्रस्तुत करके जनता का मत अपने पक्ष में कर लेता है, वो कला भारतीय जनता पार्टी के पास है। और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान मुद्दों से जनता का ध्यान हटा करके अपने कामों के आधार पर, अपने दिमाग के आधार पर, अपने तरीके से जनता को अपनी तरफ मोल्ड कर लेती है। इसमें उनको महारत हासिल है। अब इससे कैसे लड़ेंगी उत्तर प्रदेश की अन्य विपक्षी पार्टियां, क्योंकि 1 वर्ष का समय है जी। प्रधानमंत्री ने जो वहां कहा, वो एक प्रधानमंत्री को उद्घाटन करने के बाद उनके 2 चेहरे आए, एक तो प्रधानमंत्री, दूसरा एक राजनीतिक पार्टी का नेता। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में भी अगर भाषण करता है और आरोप प्रत्यारोप लगाता है, तो इसके भी बहुत माने हैं। इसका मतलब है कि वो पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में वो फिर से अपनी सरकार स्थापित करने का। लेकिन
समाजवादी पार्टी उनकी बात पर प्रतिवाद करने के बजाय जन मुद्दों पर अगर लड़ती तो शायद इनको पीछे करती। वो इनकी बातों पर, इनके ट्रैक पर फंस करके काम करना चाहती है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी इनको बराबर टक्कर दे पाएगी। समाजवादी पार्टी का काम था कि उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो गैस, तेल, डीजल, आने वाले समय में जो परिस्थितियां पैदा होंगी, कोरोना काल जिसको ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, आज प्रधानमंत्री संसद के भीतर से कहता है कि जैसे कोरोना से हम लड़े थे उसी तरीके से इससे लड़ना। इन तमाम समस्याओं को लेकर इन पर रिसर्च करके उनको जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, तब तो इनसे पार पाएंगे। वरना मुझको नहीं लगता है कि ऐसी कोई स्थिति बनने वाली है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया जा सकता है। ठीक है दान बहादुर सिंह जी, यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि आप लोग यानी कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं भाजपा के पिच पे खेलती नजर आती है। एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि सपा ने नोएडा को लूट का एटीएम कार्ड बना रखा था, दूसरी तरफ अखिलेश यादव मुद्दों को उठाने की बजाय कहते हैं कि बारी है, सम्मान के साथ आए हैं, मेहमान है, इज्जत देंगे और सम्मान के साथ विदा करेंगे। अब सवाल उठ गया कि आप किसको बाहरी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को कह रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों लोग जहां से भी ताल्लुकात रखते हैं वो सब कुछ हिस्सा तो उत्तर प्रदेश का ही नजर आता है। जी, हम आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पुरानी सरकारों को बदनाम करके ही राजनीति करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका ये बन गया है कि पिछली सरकारों को बदनाम करिए, उसके बाद उस पर राजनीति करिए। हालांकि समाजवादी पार्टी आप इनको बदनाम न करिए गंभीरता से नहीं ले रही है और समाजवादी पार्टी अपना काम करने जा रही है। समाजवादी पार्टी 27 के चुनाव को लेकर के बेहद गंभीर है और हमेशा गंभीरता के साथ जनता के मुद्दों को उठाती रही है। तो जो हमारी दादरी की रैली हो रही है उस पर केंद्रित होना चाहता हूं कि ये लगभग 30 जिलों के लोग बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए, संगठित करने के लिए, एक संदेश देने के लिए रैली आयोजित है। और ये बड़ी चुनावी रैली के रूप में अगर साबित हो जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी। हालांकि अभी चुनाव दूर है और चुनाव आएंगे। रैली तो समाजवादी समानता भाईचारा रैली में बस समानता, भाईचारा, समाजवाद और लोगों की पीड़ा, उनकी दुख, उनके समस्याओं से रूबरू होंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अपनी बातों को रखेंगे। अच्छा, तो हम समझते हैं कि इसको अगर सत्ता पक्ष विपक्ष के इस तरह के कार्यों से घबराया हुआ है या बेचैन है तो उसे होना चाहिए, इसलिए कि लेकिन दान सिंह जी सत्ता में बैठे लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए 28 तारीख को जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन किया है। समाजवादी पार्टी का ये अभियान निरंतर चल रहा है और वर्षों से चल रहा है। हमारी पीडीए रैली उत्तर प्रदेश के लगभग हर बूथ पर हो चुकी है। अच्छा, जब आप पीडीए की बात करते हैं ना तो सत्ता पक्ष एक सवाल उठाता है। दान सिंह जी, जब आप पीडीए की बात करते हैं तो सत्ता पक्ष एक सवाल उठाता है कि आप हर जिले में, हर जगह पीडीए का फॉर्मूले का फुल फॉर्म बदल देते हैं, हर नेता इसका फुल फॉर्म बदल देता है। फुल फॉर्म नहीं बदल रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, केंद्र हो या प्रदेश हो, इनकी सरकार से जो भी पीड़ित हैं, जो भी दुखी हैं, वो जो अपमानित हैं, वो पीडीए है और समाजवादी पार्टी उनको गले लगाने के लिए तैयार है। ठीक है, अब 2002 से अगर 17 की बात हो रही है तो अभी अनिल जी ने कहा कि आप कहते हैं कि बदनाम करने का काम करती है सत्ता में बैठी पार्टी यानी कि बीजेपी पूर्ववर्ती सरकारों को। तो आप लोगों के पास क्या वाकई मुद्दे नहीं है? क्यों आप इनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि आप जनता के हित की बात कर रहे हैं, इस देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना खुद का मुकदमा वापस लिया है। अब इसको हम बार बार मंत्र की तरह रटे। अरे प्रदेश की जनता इस बात को जान रही है। कितने बलात्कारी इन्होंने जेल से छोड़े हैं, हाथरस की घटना को भूले नहीं है लोग। रोज पुलिस की कस्टडी में लोग मर रहे हैं, फेक इनकाउंटर हजारों की संख्या में किए जा रहे हैं।
आर्थिक विकास के नाम पर एमओयू पर भी साइन हुआ है, कैसी कैसी संस्था को पैसा दिया तो ये गया है। सारे तो कारनामे तमाम तो सारी इन्होंने चीजें अपने जनता पहले जान रही टर्म है। में किया था ना दान सिंह जी, ये सारे कारनामे जी। भाजपा ने अपने पहले टर्म में किया और फिर दोबारा जनता इन पे भरोसा क्यों कर लेती है? अगर आप कह रहे कि जनता देख रही है तो देखिए, जनता ने तो को दोबारा इन पे बदलाया भरोसा जा रहा कर है। लिया ना। जनता को विकास के मुद्दे से, महंगाई के मुद्दे से, रोजगार के मुद्दे से भटका करके जी। कहीं ना कहीं जो नारे इनके हैं, कटोगे तो बटोगे, 80-20 या धार्मिक सांप्रदायिक नारे दे करके ये जनता को जो बहका रहे हैं, प्रदेश की जनता अब जागरूक हो रही है और जान गई है 2027 में इनकी दाल नहीं गलेगी। ठीक है, ये इसी से भयभीत हैं कि हमारी काठ की हांडी एक बार दो बार तो चढ़ गई, लेकिन इनका भविष्य क्या होगा, इस अपने भविष्य को लेकर के घबराए हुए हैं। ठीक है। हमारा प्लान दादरी की रैली का 2 महीने से 3 महीने से अनाउंस हुआ है, वो चल रहा है। अचानक इनको जेवर में आके, रही बात जेवर की, माननीय अखिलेश जी ने अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ कार्यालय में कहा कि जेवर की फाइल, जेवर का प्रस्ताव उनके समय में तैयार हुआ, उन्होंने इसको प्रोसेस में आगे बढ़ाया और अब वो ठीक है, कार्य उन्होंने पूरा किया और उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक तो है। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के कार्य हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी अपना बता करके फीता काट रही है। ठीक है विवेक जी, जब आप कोई विकास की सौगात देने का दावा करते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को और उद्घाटन करते हैं, तो ये आरोप आप लोगों पे लगता है कि सपा के किए गए कामों का फीता काट रहे हैं आप। और दूसरा बड़ा आरोप है आप लोगों पे कि आप जनता को मेन मुद्दों से भटकाते हैं। आज तो अखिलेश यादव ने अपने एक्सपोस्ट में आपको जवाब देते हुए कहा कि बाहरी हैं, पद की गरिमा का भी मान रखेंगे और सम्मान से वो आए हैं, मेहमान हैं, इज्जत देंगे और विदा कर देंगे। अब स्नेहा जी, उसका जवाब तो विजय जी ने दे ही दिया कि किसके बारे में बाहरी की बात कर रहे हैं, स्पष्ट हो नहीं पाया। जी। बाहरी तो हमारी डिम्पल भाभी भी है, बाहरी तो हमारी उनकी भयो वो भी हैं। अब किसको टारगेट कर रहे हैं बेहतर समझ सकते, भाभी झगड़ा है कि भयो से झगड़ा है कि योगी जी से। रही बात जिस तरह से योगी जी पे मुकदमे की बात बार बार हमारे समाजवादी मित्र कर रहे हैं जी। कि मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके ऊपर लादे गए थे, सारे मुकदमे राजनीतिक थे और उन्होंने अपनी सरकार भटाए, जी। सबको मालूम है। दूसरी चीज कह रहे हमारी दादरी की रैली 2 महीने प्रस्तावित है, तो भाई जेवर का कार्यक्रम इन्होंने अचानक कर दिया। वाह भाई वाह, जेवर का कार्यक्रम अचानक कर दिया। इतना बड़ा एयरपोर्ट, उसके उद्घाटन की नौबत 1 दिन में आती है। अभी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में उसकी फाइल चली थी। मैं उस प्रोजेक्ट को स्नेहा जी व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। जी। ब्रजेश नारायण सिंह अपने आजमगढ़ के वहीं वहाँ पे डीएम थे, जी। उन्हीं के समय में वहाँ ज़मीनों का अधिग्रहण शुरू हुआ और ज़मीनों का मुआवजा उन्होंने निपटाया जेवर का। कौन सी सरकार थी? योगी आदित्यनाथ जी थे, उन्हीं के समय में बीएन सिंह वहाँ के डीएम थे, उसी कोरोना काल तक वही डीएम रहे। अभी स्थिति आई बता पहले दूं, की कांग्रेस, फिर सपा कहती है सपा का हाथ, अब आप बता रहे हैं कि सब कुछ किया धरा बीजेपी का ही। ब्रजेश नारायण सिंह आजमगढ़ के रहने वाले हैं जी। वही वहाँ जिलाधिकारी थे नोएडा के, ठीक है। और जेवर के जो एसडीएम थे उस समय वो भी हमारे इत्तेफाक से रिश्तेदार ही है, व्यक्तिगत बता रहा हूँ जी। सारी चीज़ें मेरी जानकारी में। तो इस तरह गाल बजाने का कोई मतलब नहीं है, इससे आप हंसी के पात्र बनते हैं और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़, जो भ्रष्टाचार की बात मोदी जी ने की, यादव सिंह कौन थे? 2014 से जब उनके ऊपर इनकम टैक्स ईडी वालों ने उनको याद करना शुरू किया जी। तो यादव सिंह की किससे रिश्ते निकले, कहाँ कौन उनके आका थे, ये सबको मालूम है। भाई पूर्व इंजीनियर इन चीफ नोएडा के वो, ग्रेटर नोएडा के वो, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के वो, तो क्या बिना लखनऊ के समर्थन को इतने विभागों को देख रहे थे? वो पैसा लूट के कहाँ जा रहा था? तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों ने नोएडा को अपनी एटीएम मशीन बना रखा था, किसी से छिपा नहीं है, उसी का जिक्र किया मोदी जी ने, तो बहुत तेज मिर्ची लगी है। आप के कर्म कुकर्म की कोई चर्चा कर दे तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो हमसे अपेक्षा करते हैं हम अपने सत्कर्मों को भी ना बताएं। जी। भाई हमने मेहनत की,
BN सिंह, ब्रजेश नारायण सिंह पूरा नाम है, IAS हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। उन्हीं के समय में पहला अधिग्रहण शुरू हुआ, पूरा अधिग्रहण वो निपटाए। उन्हीं के समय में नींव धरी गई और ये बता रहे साहब हम करके गए, तो भाई आपके ये तो आप कुछ कर लिए होते। और बार बार एक आगरा एक्सप्रेस का नाम लेते हैं, ठीक है वो आपके समय में बना, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसी उद्घाटन में नवनीत सहगल गड्ढे में घुस गए थे, मरते मरते बचे। तो अनिल जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्ता के गलियारे में बहुत लंबा अनुभव है। नवनीत सहगल को ये भी देखने गए होंगे कटसी में जब वेदांता में एडमिट थे, मर के बचे थे। ड्राइवर सहित चले गए थे गड्ढे में। कौन सा एक्सप्रेस वे आपने बनाया जिसके गड्ढे में उसका CEO घुस जा रहा है, तो किसी छिपा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आपके भ्रष्टाचार को सब जानते हैं, आपके कर्म को सब जानते हैं। आप कहते हैं कि पीड़ित का मतलब जो इनसे पीड़ित है, भाई पीड़ित तो हमसे सारे संगठित अपराधी गिरोह है। मुख्तार खानदान भी पीड़ित है, अतीक अहमद का खानदान भी पीड़ित है, तो भी आपके यहाँ इसका मतलब शामिल है। और पीड़ित तो हमारी सरकार से पाकिस्तान भी है, तो क्या वो भी आपके पीड़ित में आता है? पीड़ित दुखी भी तो ये भी आ गए, अपमानित भी है। भाई जिस तरह से अपराधी हमारे शासन में थानों में तख्ती लगा लगा सरेंडर कर रहे हैं, तो अगर आपकी पीड़ित का मतलब ये है कि जो इनसे पीड़ित दुखी और अपमानित है, तो फिर बहुत लोग हैं इसमें। ठीक है। तो इस तरह के लोगों को लेकर के आप उत्तर प्रदेश को कौन सा सपना दिखाना चाहते हैं? फिर तो उत्तर प्रदेश की जनता को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस तरह के लोगों को लेकर के समाजवादी पार्टी जो ताना बाना बुन रही है, फिर उसको लूटने का, उसकी बहन बेटियों के बलात्कार का, उसके माल असबाब पर डकैती का ताना बाना बुन रही है, उसकी ज़मीन पर कब्जे का ताना बाना बुन रही है, फिर तो ये सपना परवान नहीं चढ़ने वाला स्नेहा जी। अनिल जी, अगर भाजपा सरकार ये कहती है कि 2002 से 17 तक जलालत का उत्तर प्रदेश का हाल था, उत्तर प्रदेश के लोग बड़े अपमानित महसूस करते थे, हर बार उन्हें किसी ना किसी दंगे का सामना करना पड़ता था, तो फिर विपक्ष क्यों नहीं जवाब दे पाता है कि हाँ वो कार्यकाल जन्नत का था? हालांकि जब विपक्ष कहता है कि ये जंगल राज है 17 से लेकर 26 तक, तो ये तमाम ऐसे मुद्दों को गिनाते हैं जो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश वाकई जन्नत बन चुका है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, तमाम ऐसे मुद्दे ये लोग गिनाते थे। तो ये गैप कहां से आ जाता है? असल में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है जी कि भारतीय जनता पार्टी वो अकेले नहीं लड़ती जी। प्रधानमंत्री भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री भी बात कहेंगे, उप मुख्यमंत्री भी कहेंगे, पार्टी संगठन भी कहेगा, और जो अपोजिशन है, जो उत्तर प्रदेश में अपोजिशन एकमात्र जो इनको टक्कर देने वाला है, उसकी तरफ से केवल वन मैन शो है जी। केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कहेंगे। जबकि चाहिए क्या कि उनके पास ऐसे सोशलिस्ट लीडर हैं कि अगर हर मोर्चे पर लगावें तो इनकी पोल खुले। सवाल ये है कि वो वन मैन शो रखना चाहते हैं और एक आदमी से 100 लोगों को कैसे आप लड़ा पाएंगे? तो विजयी तो 100 की तरफ जो आवाज होगी वही होगी। आवाज की तारीख में परसेप्शन है, जो पार्टी बेहतर परसेप्शन बना ले जाएगी वही पार्टी सत्ता में आ जाएगी। इनके पास परसेप्शन बनाने का अच्छा अवसर है जी। वर्तमान में लोग परेशान हैं, जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध के चलते पूरे दुनिया की इकोनॉमी डाउन होगी, यहाँ की डाउन होगी। जैसे कोरोना काल को ये लोग सही ढंग से भुना नहीं पाए, उसका सही राजनीतिक लाभ नहीं उठा पाए। जैसे कुंभ में मची भगदड़ का ये सही ढंग से लाभ नहीं उठा पाए, और कुंभ के ग्राउंड के अंदर इनको तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि अभी मौजूदा वक्त में ये सही लाभ उठा पाएंगे? नहीं, यही तो कमी है। असल में रिसर्चर नहीं है। कुंभ के ग्राउंड के अंदर ये लोग गए, वहीं से दिक्कत पैदा हो गई। आप सड़कों पर खड़े होते, जो कुंभ जाने वाली सड़कें थी गंगा के इस पार यमुना के उस पार, आपके पास जो था आप वो बांटते लोगों को देते। विपक्ष कहता है जब ये करने जाओ तो केस दर्ज हो जाता है। यही बात समाजवादी पार्टी का, तो समाजवाद का तो मतलब ही था, इनको तुम नेता मुलायम सिंह यादव को पढ़ लेना चाहिए, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को देख लेना चाहिए। मुलायम सिंह 10 मिनट नहीं रुकते थे, वो कहते थे कि जेल अगर सूनी हो जाएगी तो कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा। इनका कार्यकर्ता तो अब आपको घर बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा, सारे कार्यकर्ता धंधा बिजनेस में लगे हैं।
वो तो कुर्ता नील टिनोपाल करके आ जाते हैं दफ्तरों में। सवाल ये है कि पार्टी वही सत्ता में आएगी। मुलायम सिंह सत्ता में क्यों आए? जी। मुलायम सिंह प्रतिपक्ष के नेता थे और कांग्रेस की सरकार थी, मजबूत सरकार थी। वो आदमी रात में 12 बजे फतेहपुर का कहाँ रिमोट एरिया है वहां पहुंच जाता था, जालौन का रिमोट एरिया। अब आप समझ लीजिए कालपी में रात में 10 बजे के बाद गाड़ी नहीं निकल सकती थी, वो रात में 12 बजे कालपी क्रॉस करके जालौन पहुंचता है। सवाल इस बात का है कि आप कितना अपने वर्कर को मोबाइल कर लेते हैं, कितना उसको तेज कर देते हैं कि वो जमीन पर आपकी लड़ाई लड़े। अब इनके यहाँ जमीन पर लड़ाई लड़ने वालों की कमी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने इतने आनुषंगिक संगठन, जो कमी है उसको स्वीकार करना चाहिए। बेहतर हम मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो वो आंसू पोंछते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आंसू पोंछे न पोंछे, वो अपने अपराध को भी राष्ट्रवाद से जोड़ करके जनता को अपने ओर आकर्षित कर लेती है। और ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जनता जिसके साथ खड़ी होगी, जिसका बहुमत होगा, उसी की सरकार बनेगी। इनकी ऐसी स्थिति आ रही है कि ये अपनी सरकार फिर बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। जब तक इनका इसको मालूम है, आप समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी से अधिक संघर्षशील कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के पास नहीं था। लेकिन अब वो कुंद क्यों हो गया? आपने सामंजस्य नहीं बैठाला। सामंजस्य आपने युवाओं को आगे कर दिया तो बुजुर्गों को पीछे कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी सामंजस्य बैठाल करके काम कर रही है, इसलिए वो विजयी हो रही है। ठीक है। लड़का नारा लगाने में तो अच्छा है, लेकिन वोट लाने में मुश्किल खड़ी है उसके सामने, वो वोट नहीं ला सकता है। और समाजवादी पार्टी में यही कमी है। जी, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से एक चीज तो साफ है, जेवर में सिर्फ रनवे तैयार नहीं हुआ है, बल्कि 2027 के लिए सियासी टेक ऑफ की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास और विरासत के मेल से विपक्ष के पुराने कार्यकाल को जलालत का दौर करार दिया, तो दूसरी तरफ कल अखिलेश यादव दादरी की धरती से यह बताने की कोशिश करेंगे कि असली हकीकत कंक्रीट के इन ढांचों से अलग है। दावे अपनी जगह, तंज अपनी जगह है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। वो ये भी देख रही है कि उसे जेवर एयरपोर्ट मिल रहा है और वो ये भी महसूस कर रही है कि उसकी जेब पर महंगाई का कितना बोझ है। और जनता खुद ही 2027 के चुनाव में फैसला कर देगी। और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।